Assalamualaikum dear students. Today we start with contributions of various scientists in the field of biology. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी की फ़र्स्ट वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। इसी तरीके से आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुस्लिम एंड अदर बायोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना होगा बायोलॉजी की फील्ड में। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हैं नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट या अदर साइंटिस्ट कह लीजिए, उनके बारे में भी आज आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान का जो बायोलॉजी की फील्ड में कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। जाबिर बिन हयान wrote books named Al-Nabatat and Al-Hayawan on plants and animals respectively। जाबिर बिन हयान का बायोलॉजी की फील्ड में जो कारनामा है वो ये है कि इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी। एक का नाम क्या है अल-नबातात और दूसरे का नाम क्या है अल-हयावान। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाइए। अब्दुल मलिक आसमाई wrote books अल-खैली, अल-इबिल, अल-वहूश, आशा एंड खलक़ुल इंसान। इसी तरीके से इन्होंने ये सारी बुक्स लिखी हैं डिस्क्राइबिंग दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। और ये बुक्स इन्होंने किस पर लिखी कि इन्होंने स्ट्रक्चर बनावट बताई और अफ़ाल बताए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हॉर्सेस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, हॉर्सेस के फंक्शंस के बारे में बताया, कैमल्स, शीप, वाइल्ड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ओके, खलक़ुल इंसान वॉज दी पॉपुलर अमंग द वेस्टर्न एक्सपर्ट इन ज़ूलॉजी। इसी तरीके से इनकी जो खलक़ुल इंसान बुक है वो वेस्टर्न में ज़ूलॉजी ने बहुत महारत हासिल दिखाई। ही वॉज रिगार्डेड स्पेशलिस्ट ऑफ हिज टाइम, और ये अपने टाइम के स्पेशलिस्ट कहलाते थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं अली बिन रबान तबरी wrote book फिरदौसुल हिकमा having many illustration and detailed articles on philosophy, zoology, psychology and astronomy। इसी तरीके से इनकी एक बुक थी फिरदौसुल हिकमा जो कि जिसमें इन्होंने बहुत सारी इलस्ट्रेशंस दी, डिटेल स्टडी बताई फ़िलासफ़ी के बारे में, जोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के, नफ्सियात के बारे में, फ़ल्कियात के बारे में। ओके, फर्दर हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है इब्नुल हैशम। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं ओनली वर्किंग भी इन्हीं की होगी, आपको बताता चलूँ मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो हैं इब्नुल हैशम। रोड बुक्स लाइक किताबुल मनाजिर, इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी किताबुल मनाजिर की तरह, एंड मिनाजुल हुक्मा। ही एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ विजन एंड करेक्टेड टू द ग्रीक कॉन्सेप्ट अबाउट विजन। इन्होंने विजन के बारे में इनका जो रुझान था वो विजन के बारे में था, और इन्होंने इसकी डिटेल कॉन्सेप्ट दिए कि ये विजन कहाँ से आया, कैसे कॉन्सेप्ट हुआ, कैसे डिटेल स्टडीज़ के बारे में की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं बो अली सीना रोड बुक्स अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अल कानून और फिल तिब अल शिफा जो बुक्स हैं वो पौधों के बारे में हैं, जानवरों के बारे में हैं, और इसी तरीके से फिर गैर जानदारों के बारे में भी है। ठीक है, ही इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मेडिसन। ये अपने वक्त में फाउंडर कहलाते थे मेडिसन के, अद्वियात के। एक्नॉलेज दी बाय दी ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट ऑफ इस टाइम, और अपने वक्त के एक बहुत एक्सपर्ट थे इन मेडिसन, ईस्ट एंड वेस्ट, मशरिक़ और मगरिब की जो अद्वियात थी उनके बारे में भी ये माहिर माने जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और भी बायोलॉजिस्ट हैं, पर मुस्लिम साइंटिस्ट में हम लोग सिर्फ ये 5 साइंटिस्ट की स्टडी करेंगे। जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक आसमाई, अली बिन रबान तबरी, इब्नुल हैशम, बो अली सीना। अब हम आते हैं अदर बायोलॉजिस्ट को बताता चलूँ आपको नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट भी कहा जाता है। आफ्टर 15th century यूरोपियन एंड अदर बायोलॉजिस्ट मेड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ओके, विलियम हैरवे देख लीजिए डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। गैलीलियो है इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, इन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया टू एग्जामाइन स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे और जानदारों को देखने के लिए। रॉबर्ट हुक हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आ रहे हैं। डिस्कवर्ड सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्होंने जो है सेल डिस्कवर्ड करके बताया, खलिया यानी कि, और सेल जो है आपको पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
लीनियस देख लीजिए, डेवलप मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिज्म एंड गेव नोमेनक्लेचर एंड देयरफॉर कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। याद रहे लीनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहलाते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जिससे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं और उसके बारे में नोमेनक्लेचर भी दे सकते हैं। ओके, शेल्डन एंड सिक्वान वर्क ऑन द डिटेल स्ट्रक्चर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनका जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो पौधों और जानवर और पौधों के जो खलियात होते हैं यानी कि जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर था। फाइनली फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, और फिर इन्होंने सेल थ्योरी भी बताई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लुइस पास्चर, डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किया था एज कॉज ऑफ मैनी डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बहुत सारी बीमारियां बनाते हैं। जैसा कि आपके पास एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जो कि कौन जनरेट करता है? बैक्टीरिया जनरेट करवाते हैं। इस तरीके से फिर इन दो साइंटिस्ट को हम नहीं पढ़ेंगे अपने टॉपिक में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है चार्ल्स डार्विन, रोड हिज फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इन्होंने एक उनकी मशहूर किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के नाम से, अबाउट एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ प्रो नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें आप एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। मुख्तलिफ स्पीशीज़ आती हैं जिनको आप नेचुरली तौर पर सिलेक्ट करते हैं। ओके, आगे आपके पास है जॉर्ज जॉन मेंडल, गेव हिज फेमस लॉज फॉर हेरिडिटी एंड लेड फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। इसी तरीके से जॉन मेंडल जो हैं और इन्होंने इनके जो मशहूर कानून हैं वो कौन कौन से? हेरिडिटी है और फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स हैं। इसी और इन्होंने जो है जेनेटिक्स में भी बहुत कारनामे अंजाम दिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं वैटसन एंड क्रिक, प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था डीएनए का टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डीएनए, जो कि क्या परफॉर्म करता था? डीएनए के फंक्शन परफॉर्म करवाता है एज अ हेरिडिटी मटेरियल। इसी तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम हैं, दोनों एंड हुए। इसके बाद हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का डिफरेंट ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बायोलॉजी एंड अदर साइंटिस्ट, जिसमें हमारे पास पहली ब्रांच आ रही है बायोकेमिस्ट्री। चूँकि हम ये बायो की ब्रांचेस में पढ़ चुके हैं तो ओनली हम ये समझेंगे रिटर्न वर्क में, जब मैं आपके पास ये क्वेश्चन लिखवाऊंगा कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, तो उसमें आप ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप वर्किंग बायोफिज़िक्स, बायोमेट्री, बिहेवियर बायोलॉजी एंड बायोसोशियोलॉजी की तरफ जाएंगे। बायोफिज़िक्स में आप देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हैं आ कंप्लीट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच रिक्वायर्स फ्रॉम नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। एक कंप्लीट ब्रांच है केमिस्ट्री की, बायोलॉजी के साथ कंसर्न है, जिसमें आप क्या करवाते हैं? बायोलॉजी और केमिस्ट्री की डिटेल स्टडी करवाते हैं, इल्म रखते हैं। टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, आप उसमें बताते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो इंसानी जिस्म में किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं, देयर रिक्वायरमेंट, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी में, एंड द इफ़ेक्ट कॉज बाय द डेफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी, और फिर इनका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी में, चाहे वो फ़ायदा है चाहे क्या नुकसान है, इस बारे में। एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर मेटाबॉलिज्म, और उनका मेटाबॉलिज्म पर क्या इफ़ेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बायोफिज़िक्स, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स वेयर वी अप्लाई लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स टू एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से ये फ़िज़िक्स की ब्रांच है जो कि बायोलॉजी के साथ जब कंसर्न करती है तो आप उसमें किसी भी कानून के तहत, कुछ टेक्निक्स के तहत पढ़ते हैं कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जानदार लोगों को। टू फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल्स, जिसमें आप ये भी पढ़ते, बायोफिज़िक्स में आप ये भी पढ़ते हैं कि जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज के बारे में कि ये कितने साल पुराने हैं। वन ऑफ द सब ब्रांच ऑफ बायोफिज़िक्स रेडियो फिज़िक्स। इसी तरीके से फिर एक सब ब्रांच आती है रेडियो, विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन वीवो शो दैट इज़ विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिर आप ये भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से कोई भी एलिमेंट किस तरीके से सिंथेसाइज होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के ज़रिए। तो बायोफिज़िक्स की ब्रांच में आपने ब्रांच ऑफ फिज़िक्स से लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म तक वर्किंग करनी है। ओके, ये आप पहली ब्रांच लिखेंगे, और जब आपको मैं कॉपी में वर्किंग दिखाऊंगा तो आपको उसी तरीके से नोट डाउन करनी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बायोमेट्री, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आपको बायोमेट्री से फ़ौरन समझ आनी चाहिए कि मैथमेटिक्स के बायोलॉजी का जो कंसर्न हो रहा है वो मैथमेटिक्स के साथ हो रहा है, जिसमें आप किसी भी चीज़ों का डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उनको मेजर करते हैं, नापते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू आउट। विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स नो बायोलॉजिकल रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस पॉसिबल। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स के थ्रू आउट, रियाजी और स्टैटिस्टिक्स के अलावा के बगैर बायोलॉजिकल रिसर्च जो है वो अधूरी है। ऑल बायोलॉजिस्ट कुड नॉट देयर रिजल्ट बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स। याद रहे, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो कंक्लूड करते हैं अपना रिजल्ट स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बिहेवियरल बायोलॉजी। मैनी ऑफ फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजी आर रिफ्लेक्टेड इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर। बहुत सारी बायोलॉजी के जो
रिफ्लेक्शन है वो आप स्टडी ऑफ बिहेवियर के थ्रू आउट पढ़ते हैं। इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आप बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स, फिलॉसफी, एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड इकोलॉजी। बायोसोशियोलॉजी की तरफ आ जाइए। द स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्पेशली सोशल बिहेवियर, आप बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि सियासी बिहेवियर आप किस तरीके से अख्तियार करते हैं। आल्सो एसोसिएट्स द बायोलॉजी टू द सोशल साइंसेज and humanities through the study of life. In journal we will learn more about ourselves. Finally we can say that the biology is related with each branch of science. बायोलॉजी जो है हर साइंस की ब्रांच के साथ कंसर्न किए हुई है, जिसमें आप ह्यूमैनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सोशल साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ किस तरीके से जनरेट हुई, जर्नली क्या होती है, उस बारे में आप बायोसोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस का टॉपिक भी एंड हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस, और आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको टॉपिक को एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 17 पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस की डेफिनेशंस आपके सामने हैं। तो हम सबसे पहले एबायोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि एबायोजेनेसिस की टर्म क्या कहती है। दिस ओल्ड बिलीफ that living beings can spontaneously develop from the non-living is termed as abiogenesis। क्या कहा जा रहा है, ये एक पुराना बिलीफ है, यकीन है कि लिविंग बींग्स यानी कि जो जानदार लोग होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली गैर जानदार चीज़ों से वजूद में आते हैं, जो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ कहा जा रहा है कि जानदार चीज़ें जो हैं वो अचानक गैर जानदार चीज़ों से वजूद में आती हैं। इस टर्म को आप एबायोजेनेसिस कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास बायोजेनेसिस की टर्म है। द व्यू दैट द लिविंग बींग्स कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बींग इज़ कॉल्ड बायोजेन। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि जानदार चीज़ें जो हैं वो हमेशा जानदार चीज़ों से ही वजूद में आती हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि एबायोजेनेसिस की टर्म है जो कि रॉन्ग है, और बायोजेनेसिस की जो टर्म है वो क्या है, करेक्ट है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें आपको जो मैं कॉपी में नोट डाउन करवाऊँगा क्वेश्चन, उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक्सपेरिमेंट नोट डाउन करना है, जिसमें आप ये बताएंगे कि बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टेप्स, साइंटिफिक स्टेप्स के ऊपर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मेक अ चार्ट टू शो दी स्टेप्स ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक चार्ट बनाना है, और चार्ट बनाने के साथ फिर आपको ये बताना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है, मेक अ चार्ट टू शो द स्टेप्स ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। आपने चार्ट बना दी कि सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस करते हैं, डिडक्शन करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर जाके थ्योरी पेश हो जाती है। और ये सारे स्टेप्स क्या कहलाते हैं, साइंटिफिक मेथड का। आपको अपनी कॉपी में इसी तरीके से ये टॉपिक नोट डाउन करना है। अब आ जाते हैं अपनी वर्किंग की तरफ। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर में कि आपका जो दी एजुकेटर्स का एज प्रोग्राम है उसकी जो वर्किंग है वो अलग है, और यहाँ आपको जो वर्किंग दी जा रही है वो आपको अलग वर्किंग दी जा रही है, और आपको ये लाजमी कॉपी में नोट डाउन करनी है। जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे तो आपको ये सारी वर्किंग चेक कर ली जाएगी, और आज हमारा जो है चैप्टर 1 क्लोज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पहले हमने बायोलॉजी की ब्रांचेज़ और बायोलॉजी की डेफिनेशंस हम एक्सप्लेन की थी और उसकी वर्किंग भी बताई थी। आज हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन उतारना है, राइट एन एसे ऑन दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। हेडिंग लगी कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। पहले हम मुस्लिम साइंटिस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको पता है कि आपको 5 साइंटिस्ट एक्सप्लेन किए, उनके सामने उनके पेज नंबर भी मेंशन है, हेडिंग लगाकर उनके सामने उनका आपको कंट्रीब्यूशन लाजमी लिखना है। अब हम आ जाते हैं कंट्रीब्यूशंस ऑफ अदर साइंटिस्ट। इसमें आपके पास नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट विलियम हेनरी, इसका पेज नंबर मेंशन कर दिया गया है कि आपको पेज नंबर 13 पर मिलेगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। याद रहे जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है उसी तरीके से। गैलीलियो है, 1 बाय 1 आपको ये सारे साइंटिस्ट के नेम, और पेज नंबर 13 पर आप जाएंगे तो उनके सबके कंट्रीब्यूशंस आपको मिल जाएंगे, और यही आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे पास है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। 1 बाय 1 बायोफिजिक्स, बायोमेट्री, बिहेवियरल बायोलॉजी, बायोसोशियोलॉजी। इनके नाम इनके सामने इनके पेज नंबर मेंशन है। आपको लाजमी सारा काम कॉपी में नोट डाउन करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में स्टूडेंट्स। आगे आ जाइए, यहाँ पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस, आल्सो गिव सम एक्सपेरिमेंट्स विच एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। अब आप क्या करेंगे, एबायोजेनेसिस की हेडिंग लगा के जो डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की थी वो लिखेंगे, बायोजेनेसिस की हेडिंग लगाकर आपको जो हेडिंग एक्सप्लेन की थी वो लिखेंगे, और इसी तरीके से
फिर आप क्या करेंगे, रेडी एक्सपेरिमेंट की हेडिंग लगाकर पेज नंबर 18 पर जो है, पेज नंबर 18 पर जो आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है वो पूरा आपको नोट डाउन करना है, रॉन्ग तक, पूरा रॉन्ग पर लास्ट वर्ड है, ये आपको पूरा सम पीसीस से लेके एबायोजेनेसिस इज रॉन्ग तक पूरा नोट डाउन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ चार्ट टू शो द स्टेप्स ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। फिर आपको ये पूरा थ्योरी तक ये पूरा आपको चार्ट इसी तरीके से ड्रॉ करना है। अब मैं आपको बायोलॉजी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप जब ये सारी चीज़ें समझ लेंगे तो एक्सरसाइज भी आपको इसी तरीके से कॉपी में नोट डाउन करनी है। एक्सरसाइज की हेडिंग मेंशन कर दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर लिखकर इसी तरीके से जो आपको मैं आंसर मार्किंग करवाऊँगा वो सारे आपको लिखने होंगे। हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले आ रही हैं, या याद रहे ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में नोट डाउन लाजमी करनी है। लीनियस डेवलप मेथड ऑफ डैश फॉर ऑर्गेनिज्म। लीनियस ने जो है वो मेथड डेवलप किया था ऑर्गेनिजम्स के लिए क्लासीफाई करने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा क्लासिफिकेशन। सेकंड, एक डैश वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। हम बोअलीसीना का कंट्रीब्यूशन पढ़ के आ चुके हैं, तो बोअलीसीना जो है कंसिडर किए जाते थे फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, Biology also provides information about the relation of extinct organism with extinct organism। ठीक है, एग्जिस्ट और एक्सटिंक्ट करने की जो ऑर्गेनिज्म जानदार हैं वो बायोलॉजी बताती है इन्फॉर्मेशन उनके लिए। ओके, साउंड वेव्स, लेज़र टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स शोज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद बायोफिजिक्स। हम पढ़ के आ चुके हैं ना बायोफिजिक्स के कंट्रीब्यूशन में कि बायोलॉजी से रिलेट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फिजिक्स कंसर्न करती है। ठीक है, डैश वेरीफाई दी डिडक्शन ऑफ एंड फाइनली दी हाइपोथेसिस। एक्यूमुलेटेड कोई भी डाटा होता है आपके पास, ये पूरा है एक्यूमुलेटेड डाटा, वेरीफाई दी डिडक्शन ऑफ फाइनली दी हाइपोथेसिस, तो वो जो है आपको डिडक्ट करके बताता है, तब जाके आपके पास हाइपोथेसिस फाइनली होती हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट हमारे पास जो है हम जो है ट्रू फॉल्स जो है आपको नहीं करने, कॉपी में नोट डाउन नहीं करने, ये सारे वही कंट्रीब्यूशंस हैं। आपको सिर्फ रजिस्टर में फिल इन द ब्लैंक्स और इन सर्कल दी एप्रोप्रिएट आंसर मेंशन करना है। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, पहला टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। बायोलॉजी जो है किसके बारे में स्टडी करवाती है, लाइफ के बारे में, स्पेस के बारे में नहीं करवाती, ज़मीन के बारे में नहीं करवाती, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी नहीं करवाती। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको कॉपी में इसी तरीके से जो जो चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं आपको नोट डाउन लाजमी करनी है। आगे आ जाइए, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड डैश। याद रहे, स्टडी ऑफ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, फंक्शन के बारे में पढ़ना और उसकी कंपोजिशन यानी वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो उसकी स्टडी आप किस ब्रांच में करते हैं, सेल बायोलॉजी में करते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी डील्स विद दी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो किस चीज़ के बारे में डील्स करती है, चेंजेस ऑकरिंग इन जाइगोट। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो किस बारे में स्टडी करवाती है कि जाइगोट के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, द इंटेलिजेंट गेस ऑफ अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड। इंटेलिजेंट गेस जो होता है किसी साइंटिस्ट का, उसको आप क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। अल खैली अल इबिल अल वहूश वॉज रिटन बाय, किस साइंटिस्ट ने लिखे थे, अब्दुल मलिक आसमाई। ठीक है, इसी तरीके से हमारा चैप्टर 1 आज क्लोज हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। याद रहे आपको ये सारा चैप्टर जो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया इसको आपको अच्छे से पढ़ना है घर में बैठकर, और आपको इसका सारा वर्किंग कंप्लीट करके आपको इस चैप्टर की सारी वर्किंग जो है वो लाजमी अपने रजिस्टर में डन करनी है, ताकि जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे तो हम आपका वो सारा वर्क चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।